அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गैश प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का कार्यक्रम है साहित्य समालोचना. शीर्षक है हिंदी के प्रमुख वाद. इसके अंतर्गत इसके पहले रहस्यवाद और छायावाद के बारे में बात कर चुके हैं, विचार विमर्श कर चुके हैं. आज हालावाद के बारे में बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे. इसके पहले वीडियो के अंदर जाने के पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा, जो कल भी मैंने किया था. आपके उत्तर भारत के भाइयों और बहनों जो भी वहाँ पर बेरोज़गार हैं, रोज़गारी के बिना मुसीबत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है. आप अगर तमिलनाडु आकर गुजारा चलाना चाहें तो यहाँ पर धंधे के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मौजूद हैं. और उत्तर भारत के तरीके से भोजन, उत्तर भारत के सरिये आवास मतलब रहने की सुविधा और स्वस्थ जीवन, स्वस्थ पेयजल, स्वस्थ मन के लोग और भाई बंधु, अड़ोस पड़ोस के भाई बंधु सब आपके साथ प्रेम बरसाने वाले हैं. और साथ ही साथ आप जो भी धंधा, काम या नौकरी करना सीख चुके हैं, उसी के आधार पर, अनुभव के आधार पर और आपको वेतन दिया जाएगा, रहने की सुविधा दी जाएगी और अच्छी रहन सहन, अच्छी पड़ोसी और सब कुछ अच्छी है. यहाँ पर आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, इसके लिए हम गारंटी हैं. अगर आप यहाँ पर तिरुपुर में, तमिलनाडु तिरुपुर के आसपास के इलाके में आकर के अगर नौकरी करके अपना गुजारा चलाना चाहें तो कृपा कर बोर्ड पर जो लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, उससे संपर्क बढ़ावें. और जो भी आपको पूछना है और सुनना है उसके बारे में खुलासा हम विवरण देंगे. आप यहाँ करके आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहें तो यहाँ हमारे यहाँ का कारखाने में, मिल में भी आपके लिए तमिल, अंग्रेजी, हिंदी आदि पढ़ाने की सुविधा मौजूद है. इसलिए आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं पड़ेगी. आप बड़े आराम से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं. आपको मेहनत के बराबर वेतन, मजदूरी दी जाएगी. इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी. आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे. और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को भेजिए, शेयर कीजिए. अगर वे चाहें तो इस सुनहले अवसर का फ़ायदा उठा सकेंगे. यही मेरी आपसे प्रार्थना है. अगर हो सके तो आप इस सुनहले अवसर का फ़ायदा उठावें और गरीबी से, बेरोज़गारी से छुटकारा पा जावें. यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है. आप ऊपर लिखित बोर्ड पर लिखित, श्याम बोर्ड पर लिखित नंबर पर संपर्क बढ़ावें और पूरा विवरण पा लें. यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है. अच्छा, हम वीडियो पर जाएंगे. हालावाद. तो हाला का मतलब है मधु. हाला का मतलब है मधु. समाज में देखिए,
अब आज थोड़ा कम हो गया है। तमिलनाडु में 90% खत्म हो गया है। क्या है वो? छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, अमीर गरीब की भावना, उच्च जाति नीच जाति की भावना, ये सब तमिलनाडु में 90% खत्म हो गया है। लेकिन उत्तर भारत में आज तक जारी है। उत्तर भारत में कुछ लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं दे रहे हैं। कुछ इलाके में गलियों में भी अछूत लोग घुस नहीं सकते और वहाँ के कुएं में पानी नहीं भर सकते। और ये आज भी है, ये छुआछूत की भावना आज भी उत्तर भारत में चालू है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसी हालत में समाज में, सभा सोसाइटी में, मंदिर में ये छुआछूत की भावना है। लेकिन कवि हरिवंश राय बच्चन पूछते हैं, क्या मधुशाला में ये भावना है? मधुशाला में, दारू की दुकान में, शराब की दुकान में क्या ऊंच नीच का भेदभाव है? वहाँ सब जाते हैं, सब पीते हैं, सब नाचते हैं, सब गाते हैं, सब कुछ करते हैं, मौज मनाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या जाति भेद है? जाति का भेद है? उच्च जाति नीच जाति का भेद है? या शराब की दुकान में उच्च जाति वालों को ही शराब बेची जाएगी, नीच जाति वालों को नहीं? ऐसा कोई कानून है? ऐसा कोई नियम है? नहीं है। इसीलिए इसी प्रकार समाज में भी ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। ऐसा कहते हुए एक नए तत्व को लेकर के आए, हिंदी साहित्य जगत में आए कविवर श्री हरिवंश राय बच्चन। आपको पता है हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध फिल्म नेता सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अच्छे कवि हैं, कलाकार हैं और भारत सरकार के सलाहकार समिति के विभाग में अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रिंसिपल भी रख चुके हैं, अध्यक्ष भी रख चुके हैं। इनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा लाया गया वाद था हालावाद। इस प्रकार हमने पिछले दिनों में देखा छायावाद और रहस्यवाद, इसी प्रकार हालावाद। ये हालावाद का तत्व क्या है, हमारा क्या उद्देश्य क्या है? ये स्वयं कहते हैं, भावुकता अंकुर लता से खींच कल्पना का हाला। भाव के बिना कुछ नहीं है। भाव ही, मनुष्य के भाव ही शब्द का रूप लेता है, वही शब्द वाक्य का रूप लेता है, वही वाक्य कविता का रूप लेता है और वही कविता काव्य का रूप लेती है। ये तो सर्वविदित है। इसलिए भाव ही काव्य का आधार है। ஒருவரின் துடிப்பினிலே விளைவது கவிதையடா, இருवरुण துடிப்பினிலே விளைவது मलयड़ा। ये कवि सम्राट का कविता की एक पंक्ति है। इस प्रकार भाव ही प्रधान है। यहाँ पर भाव कथा रूपी अंगूर लता से, आपको मालूम है अंगूर जो है, अंगूर से बनी जो शराब जो है वो बड़ी नशीली होती है और कीमती होती है, ऐसा मानते हैं। भाव कथा रूपी अंगूर लता से खींच कल्पना का हाला, कल्पना रूपी हाला को, मधु को खींच करके मैं आया हूँ। कैसे आया? साकी बनकर हूँ मैं आया। साकी का मतलब है, आपने देखा होगा, फिल्म में देखा होगा, जो पार्टी में, जो मधुशाला में या होटल में, बड़े बड़े होटलों में जो लड़कियाँ
वहाँ के बैठे हुए मेहमानों को सर्व करती हैं, शराब सर्व करती हैं। उन सर्व का नाम है साकी। जैसे कि वेटर हैं, होटल में वेटर है ना, उसी प्रकार वहाँ पर शराब के बोतल को लेकर के जो सभी को दिया करती हैं, वे ही साकी कहलाती हैं। मैं कभी बनकर साकी हूँ मैं आया, क्या लेके आया? भर ले कविता का प्याला। कविता रूपी प्याले में मेरे भावना रूपी अंगूर आला को भरकर लाया हूँ। मैं शराब नहीं लाया हूँ। मेरे विचार जो हैं, भाव के संभाव जो हैं, वे मधु के समान हैं, शराब के समान हैं। मैं अपनी कविता रूपी प्याले में उस भाव रूपी मधु को भर के साकी के रूप में आपके सामने आया हूँ। इसलिए मेरा जो भाव है वो नशे देने नशीली दवा नहीं है, भावना है। मेरी भावना है। कौन सी भावना? समता की भावना, सबको समान मानने की भावना। कवि बनकर साकी हूँ मैं आया, भर ले कविता का प्याला। कविता के प्याले में मेरी भावना रूपी मधु को भर करके साकी बनकर कवि मैं हरिवंश राय बच्चन आपके सामने आया हूँ। लाख पिए 2 लाख पिए, आप लाख पिए 2 लाख पिए, 2 लाख 1 लाख बार पढ़े, 2 लाख बार पढ़े, कभी ना होगा खाली होगा, कभी ना ये खाली होगा। ये जो जितना पीने पर भी वो प्याला जो है खाली ना हो, मतलब मेरी भावनाएं जो हैं बराबर उमड़ती आती रहेंगी। मेरी भावनाएं खाली नहीं होंगी, मेरी कविताएं खाली नहीं होंगी, मेरी कविता की पंक्तियाँ खाली नहीं होंगी। इसीलिए आप जितना चाहे उतना पिए। पिए मतलब स्वीकार करें, मेरी भावनाओं को स्वीकार करें। अच्छा, इस मधुशाला के से उन्हें अपने चुनाव का शीर्षक रखा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। इस प्रकार फारसी के कवि उमर ख़याम, आप जानते होंगे, उस उमर ख़याम ने कहा जो अंधेरे में प्याले के रूप में ही दुनिया है, उसका चित्र आपने देखा होगा। वो अपने हाथ में एक प्याला मधु का प्याला लेकर के बैठा हुआ है, ऐसा ही वो चित्र लगता है उमर ख़याम। उस उमर ख़याम की भावना को आधार मानकर इन्होंने कविता लिखी। लेकिन उसका मतलब क्या है? नशे का प्रचार नहीं है, क्या है? समता का प्रचार है। अच्छा, बाद में लिखते हैं, कवि लिखते हैं, पंडित मोमिन पादरी का फंदा जो काट चुका, स्वागत उसका करती मेरी मधुशाला। देखिए, इनका आदर्श है मधु का प्रचार नहीं है। पंडित यानी हिंदू धर्म में जो पूजा पुरस्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें पंडित कहते हैं। और मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में जो मस्जिद में पूजा पाठ करते हैं उनको इमाम कहते हैं, मोमिन कहते हैं। और चर्च में ईसा मसीह, क्रिश्चियनिटी में जो चर्च में जो फादर हैं उनको पादरी कहते हैं। तीनों का काम एक ही है, लेकिन धर्म के अनुसार उनका नाम अलग है। हिंदू धर्म में पंडित, इस्लाम में मोमिन और क्रिश्चियनिटी में पादरी। ये जो पंडित, मोमिन, पादरी का फंदा, ये तीनों क्या है? फांसी का जो फंदा जैसे है। फांसी का फंदा क्या करता है? गला घोट देता है। इसी प्रकार ये फ़र्क जो है, तो हिंदू के पुजारी हो, तो मुसलमानों के पुजारी हो, तो ईसाइयों के पुजारी हो, ये जो भेदभाव जो है, ये हमारे लिए समाज के एक फांसी का फंदा है। तुमको कहीं बोल रहे हो, इसलिए जो काट चुके उसको बिना उसको काट करके जो आगे आते हैं
नए सिद्धांत को लेकर के आगे आते हैं, उन लोगों को, उन महानुभावों को, महानुभावों का मेरी मधुशाला स्वागत करती है। पंडित मोमिन पादरी का पंदा जो काट चुका, उसका करती मेरी मधुशाला। लाख पिए 2 लाख पिए, कभी ना ये खाली होगा। और कहते हैं, तुड़वाते हैं मंदिर मस्जिद। आपने देखा होगा उत्तर भारत में आज भी चल रहा है। हिंदू लोग मुसलमानों के दरगाह और मस्जिद को क्या है, तोड़ देते हैं, और मुसलमान लोग क्या करते हैं, अगर हो तो हिंदुओं के मंदिर को तोड़ देते हैं। तुड़वाते, स्वयं नहीं तोड़ते, लोगों को भड़का करके, अपने शिष्यों को भड़का करके तुड़वाते हैं मंदिर मस्जिद, मेल कराती मेरी मधुशाला। उन दोनों को अलग अलग रख करते हुए उनको जोड़ती है मेरी मधुशाला। मेरी कविताएं ऐसी कविताएं हैं जो भेदभाव को मान करके आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कोई मंदिर को तोड़ता है, कोई मस्जिद को तोड़ता है। ये जो भावना जो है, इसको तोड़ करके, मिटा करके, दोनों में दोस्ती जो मिलाने का कार्य मैं करता हूँ, मेरी कविताएं करती हैं। इसलिए आप आइए। पंडित मोमिन पादरी का पंदा जो फाट चुका, स्वागत उसका करती मेरी मधुशाला। और तुड़वाते हैं मंदिर मस्जिद, तुड़वाते हैं, तोड़ते नहीं, तुड़वाते हैं। जो नेता जो है वो हुक्म देता है, मेरे साथियों तुम जाओ उसको तोड़ो। तुड़वाते हैं मंदिर मस्जिद, लेकिन मेल कराती मेरी मधुशाला। मेरी मधुशाला में, इसका मतलब कि मेरे मधुशाला में आइए, शराब पीजिए, ऐसा भी कि नहीं कहते। मेरी कविताएँ जो हैं उनको मेल कराती, इसलिए मेरी कविताओं को आप लाख पिए 2 लाख पिए, कभी ये खाली ना होगा। मेरा उद्देश्य है, मेरा आदर्श है। मेरा आदर्श है क्या है? आदर्श क्या है? समाज में भाईचारे का भाव फैलाना, समाज में सब एक हों, किसी प्रकार की धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उच्च नीच के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर भेदभाव ना हो। इस भेदभाव को मिटाना ही मेरी कविता का आशय है, मेरी कविता का उद्देश्य है। और मेरा उद्देश्य है, आइए और हमारे साथ हाथ बटाइए, और मैं आपके साथ मिलकर समाज में भाईचारे की भावना को, एकता को बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग आइए। इस प्रकार उन्होंने अपने हालावाद में लोगों को समझाया, लेकिन समाज में ये गलत भावना पैदा हुई कि ये समाज में मधुशाला के नाम पर, मधुबाला के नाम पर, मधु कलश के नाम पर समाज में दारू पीने की भावना को जगाता है, मद्यपान करने की भावना को जगाता है। इस गंदे उद्देश्य से लोगों ने इनके इस हालावाद का स्वागत नहीं किया। इतना स्वागत छायावाद और रहस्यवाद को मिला, उतना हालावाद को नहीं मिला। उनके अनुयायी नहीं बने, लेकिन हालावाद और छायावाद और रहस्यवाद के अनुयायी बने, लेकिन हालावाद के अनुयायी नहीं बने। और कुछ ही दिनों में इस वाद का अंत हो गया। लेकिन वास्तव में उनका आशय क्या था? समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो भेदभाव है उसको मिटाना। उसके लिए मेरा एक क्या है, हथियार था, विपन्न था, मधुशाला। इस प्रकार मधुशाला में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उसी प्रकार मेरी कविता में, मेरी रचनाओं में ये भावना मैंने बद दी है कि समाज में किसी प्रकार की भेदभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने समाज में एकता का, अनेकता में एकता का भाव पैदा किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने हालावाद का समर्थन किया और हालावाद का सूत्रपात किया। लेकिन वो हालावाद ज़्यादा दिन नहीं रख सका। और इसके अलावा अनिरुद्ध साहेब बच्चन के करियर को देखेंगे तो वो तो बहुत आगे जाते हैं। उसके बाद देशभक्ति,
समाज सेवाएं बहुत सारे हैं, लेकिन हम आज खाली बच्चन के बारे में नहीं देख रहे हैं, उनके हालावात के बारे में आज देख रहे हैं। इसलिए यहाँ तक मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चन के बारे में हम करते रहेंगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी, 1 सप्ताह भी उनकी कविता के बारे में, उसकी महिमा के बारे में हम बात कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा ध्यान ये है, हमारा शीर्षक ये है आलावाद। आलावाद क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके आधारभूत उद्देश्य क्या है, यही हमने आपके सामने रखा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप जहाँ तक हो सके हमारे जो वीडियो है इसको शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपना विचार प्रकट करें। यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। दोबारा एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर भारत के निवासी जो भी बेरोज़गार हैं, वे रोज़गार के लिए, बेरोज़गार के लिए तड़पते हैं, तो चिंता मत कीजिए, हमारे पास आइए, हमारे साथ मिलिए और मिलकर काम कीजिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। इसलिए आप अनेकता का ध्यान मत कीजिए। अनेकता नहीं है, सिर्फ खान पान वेशभूषा में अनेकता है, भेदभाव है, लेकिन हमारे विचार एक हैं। तमिल कवि பாரதி ने कहा, 30 கோடி முகமுடையாள் எனில் மொயம்புற ஒன்றுடையாள், செப்பு மொழி 18 எனில் சிந்தனை ஒன்றுடைयाள் என்று पाड़ना। इसलिए 18 भाषाएँ हम बोलते हैं, लेकिन हमारे विचार ख्याल एक हैं। इसलिए हम एक हैं, हम भारतीय हैं। हम जहाँ भी जाकर जिए, ऐसा हमारा संविधान है। इसलिए हम जहाँ भी जाकर जी सकते हैं। जहाँ भी जियो जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, यही भारतवासियों का सिद्धांत है। इसलिए आप आइए, आपका स्वागत है। तमिलनाडु आपका स्वागत करती है और आप यहाँ कर जिए और देखिए यहाँ की संस्कृति कैसी है, यहाँ की भावनाएँ कैसी हैं, यहाँ के लोगों का रीति रिवाज कैसा है, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ सब तमिलनाडु के लोग सब नीति का समर्थन करने वाले हैं, नीति का पालन करने वाले हैं, न्याय के साथी हैं, किसी के साथ पक्षपात का व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन उत्तर भारत में है ये, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। सब एक हैं, आप एक तो हम भी एक, तो आप भी हो और तुम भी। हम पड़ोसी हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, हम देश को छोड़ सकते हैं, देश को छोड़ सकते हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम पड़ोसी हैं, चाहे आप उड़ीसा के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे आप पंजाब के हों, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हों, आप सब पड़ोसी हैं। पड़ोसी को कैसे चेंज कर सकेंगे, बदल सकेंगे? इसलिए आइए, तमिलनाडु आपका स्वागत करती है। यहाँ के कंपनियाँ और मिल आपका स्वागत करती है। आपको रोज़गार देने तैयार है, आवास देने तैयार है, भोजन देने तैयार है, वेतन देने तैयार है, मेहनत के अनुसार वेतन देने तैयार है। इसलिए इसका फ़ायदा उठाइए। इसके साथ मैं आज का भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। कल इसी प्रकार के एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदर राजन। 9943645461 9943645461 आपका आर सुंदर राजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। धन्यवाद, नंरी, धन्यवाद, नंरी, धन्यवाद, नंरी। जय हिंद। कटाची बोल रहे